हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड के आंदोलन। तो देखिए, उत्तराखंड के आंदोलन जब मैंने शुरू किया था तो शुरू में मैंने कुछ वीडियो उत्तराखंड के वन आंदोलनों की बनाई थी। उसके बाद जो उत्तराखंड में अन्य आंदोलन हुए थे उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू किया। तो देखिए, कुल मिलाकर अभी तक उत्तराखंड के आंदोलनों के 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ही हमारा 7वां पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, पिछले 6 पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में मैंने आपसे बात करी है। बहुत ही महत्वपूर्ण वन आंदोलन हमने वहाँ से पढ़े हैं, तो आप उनको जरूर ही देख लें। सारी की सारी वीडियो आपको ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो देखिए, एक बात आपको और ध्यान रखनी है। कुछ बच्चों के मैं कमेंट पढ़ रहा था तो वो ऐसा कह रहे थे, सर कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, ये पढ़ाई स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, ये वाला चैप्टर आप हमें पढ़ा दीजिए। तो देखिए, ये वही चल रहा है, ये वही चल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, ये हम उसी को पढ़ रहे हैं। देखिए, आंदोलन क्या होते हैं। आंदोलन जो चलाए गए थे वो स्वतंत्रता के लिए तो चलाए गए थे। जो अंग्रेजों का जो यहाँ पर अंग्रेजों ने जो यहाँ पर गुलाम बना रखा था लोगों को, उस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए ही ये आंदोलन चल रहे हैं। तो यही हमारा चैप्टर है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही थी, वही हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला आंदोलन है कंकोड़ा खाल आंदोलन। तो कंकोड़ा खाल आंदोलन जो होता है 1921 में होता है। महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। 1921 का समय आपको याद आ रहा होगा। पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था 1921 में क्या होता है, कुली बेगार आंदोलन। तो देखिए, इस कंकोड़ा खाल आंदोलन का संबंध कुली बेगार से ही है, क्योंकि देखिए यह आंदोलन कुली बेगार प्रथा के समय ही हुआ था। और देखिए कहाँ हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ था। ये हुआ था चमोली में। याद रखना है, कंकोड़ा खाल जो आंदोलन होगा ये होता है चमोली में, चमोली के आसपास के क्षेत्रों में ये होता है। और देखिए, कंकोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, काफी महत्वपूर्ण है। तो कंकोड़ा खाल आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। तो देखिए दोस्तों, हालांकि आंदोलन के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जो आंदोलन होगा वो कुली बेगार प्रथा के खिलाफ ही हुआ था। तो आंदोलन क्या घटनाएं हुई थी, क्या हुआ था, कौन कौन थे, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है, कंकोड़ा खाल आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा आंदोलन कुली बेगार प्रथा से संबंधित है या कुली बेगार आंदोलन से संबंधित है। तो आपका उधर क्या हो जाएगा, कंकोड़ा खाल आंदोलन। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, नायक समाज सुधार आंदोलन, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। इस टॉपिक से भी वर्तमान में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग नायक जाति की हम लोग बात करेंगे। किसकी, नायक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज नायक जाति की। इस नायक जाति की उत्पत्ति कैसे होती है, विद्वानों के इसमें क्या क्या मत हैं, जो इतिहासकार हैं वो इस जाति के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। जो किताबों में जानकारी दी हुई है उसी के आधार पर हम लोग नायक जाति के संबंध में कुछ टॉपिक, कुछ चर्चाएं हम लोग करते हैं, ताकि इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मैं बता सकूं। चलिए, नायक समाज सुधार आंदोलन हमारे टॉपिक रहेगा, नायक समाज सुधार आंदोलन। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि नायक जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, नायक जाति क्या थी, इसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। अब देखिए, जो नायक समाज सुधार जो आंदोलन है ना, इसकी एक निश्चित तिथि नहीं है, इसकी एक निश्चित तिथि नहीं है। ये समाज में मतलब बहुत समय तक चला, बहुत समय तक चलने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। देखिए, नायक 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में उत्तराखंड में निवास कर रही एक जाति थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है उत्तराखंड में नायक क्या थी, तो नायक एक जाति हुआ करती थी, नायक एक जाति हुआ करती थी। तो देखिए, इस जाति के लोगों में यह परंपरा व्याप्त थी कि ये अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे तथा उनसे वेश्यावृत्ति करवाते थे। इस जाति के लोगों में एक परंपरा थी जो कि अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे तथा उनसे क्या करवाते थे, वेश्यावृत्ति करवाते थे। इसमें क्या होता था, जो छोटे बच्चे होते थे उनसे भी ये कार्य करवाया जाता था। अब देखिए, इस प्रथा को खत्म करने के लिए जो ये प्रथा चल रही थी ना, जो छोटे बच्चे थे, कन्याएं थी, छोटे 18 साल से कम उम्र के थे बच्चे थे, उनसे ये कार्य करवाया जा रहा था। तो इस कार्य को और इस समाज में सुधार लाने के लिए ही नायक समाज सुधार आंदोलन चलाया गया था। तो कुल मिलाकर नायक समाज सुधार आंदोलन क्या था, जो नायक जाति थी उसमें जो बुराइयां कुछ उसमें शामिल थी, कुछ लोगों में जो परंपरा बन गई थी उसको खत्म करने के लिए और उस जाति में सुधार करने के लिए ही नायक समाज सुधार आंदोलन चलाया गया था। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे।
अब देखिए नायक जाति की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित मत, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये टॉपिक रहेगा आज का हमारा, क्योंकि देखिए नायक जाति के बारे में, क्योंकि ये जाति ऐसी है ना, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब क्या होता है ना, किसी जाति से संबंधित क्या होता है, उससे कुछ सुधार हुए रहते हैं, उसमें कुछ बुराइयां होती हैं, उसके बाद उसमें कुछ सुधार होते हैं, तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है इसके बारे में एक एक पॉइंट। तो देखिए एटकिंसन के अनुसार एटकिंसन के अनुसार नायक जाति की उत्पत्ति चंद एवं राजा भारती चंद एवं डोटी राज्य के बीच 12 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है चंद वंश की, तो चंद वंश में मैंने एक राजा के बारे में आपको पढ़ा था, भारती चंद के बारे में। तो भारती चंद वाले जो हमारे भारती चंद का जो हमारे टॉपिक था, उस भारती चंद वाले टॉपिक में भी मैंने आपसे नायक जाति के बारे में बात करी थी। तो वहां पर भी मैंने आपको नायक जाति से संबंधित कुछ बातें वहां से भी मैंने आपको बताई थी। तो देखिए अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं तो आप ये चीज़ें पहले से पढ़ रखी होंगी, हालांकि कुछ बातें हम यहाँ पर नई ऐड करने वाले हैं। तो देखिए देखिए इसमें एटकिंसन क्या कहते हैं, देखिए होता क्या है, 12 वर्षीय युद्ध हुआ था कब, भारती चंद के समय में 1437 ईस्वी से ये युद्ध शुरू होता है। कब? 1437 से यह युद्ध शुरू होता है और 12 वर्षीय यह युद्ध हुआ था। तो 1449-50 तक यह युद्ध होता है, इसको कहा गया है 12 वर्षीय युद्ध। क्वेश्चन दोस्तों ये भी बनता है, किस चंद शासक के समय 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भारती चंद के समय। और किससे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था डोटी राज्य से। डोटी राज्य यानी कि नेपाल वाले क्षेत्र से। तो देखिए 1437 में क्या होता है, 12 वर्षीय युद्ध लड़ा जाता है, किसके बीच में? भारती चंद और डोटी राज्य के बीच में। तो देखिए जो एटकिंसन है ना, एटकिंसन ये कहते हैं नायक जाति की उत्पत्ति चंद एवं राजा भारती चंद एवं डोटी राज्य के बीच 12 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। अब हुई कैसे, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए हुआ क्या, जिस समय जो भारती चंद था, भारती चंद चले गया 12 वर्षीय युद्ध अभियान में। कहाँ? डोटी में। तो डोटी में जब ये जाता है ना, तो जो भी इसके साथ सैनिक गए थे, वो सारे के सारे सैनिक अपना घर परिवार तो यहाँ से लेके नहीं गए थे, वो चले यहाँ से युद्ध करने के लिए, और वो 12 वर्षों तक वहाँ युद्ध करते रहे। कहाँ पर? वो अपना वहाँ पर क्या कहते हैं, 12 वर्ष डोटी में वो लोग युद्ध करते रहे। तो इसी दौरान क्या हुआ, जो सैनिक थे ना, उन सैनिकों के लिए, जो सैनिक थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अपने घर से वो लोग दूर थे। तो अपने घर से अपने काफ़ी दूर थे, घर की अपनी चिंता थी। तो इसी समस्याओं को देखते हुए जो भारती चंद था ना, उस भारती चंद ने एक कट्टकाली प्रथा चलाई थी। कौन सी? कट्टकाली प्रथा। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि कट्टकाली प्रथा किस चंद शासक ने चलाई थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भारती चंद ने। तो देखिए कट्टकाली प्रथा भारती चंद ने डोटी से 12 वर्षीय युद्ध के दौरान चलाई थी। अब देखिए क्यों चलाई थी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और कट्टकाली प्रथा क्या थी इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और कट्टकाली प्रथा का संबंध किस प्रकार से नायक जाति से है इसको भी हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे 12 वर्षीय युद्ध का संबंध नायक जाति से किस प्रकार से है, ये भी हम लोग इसी ये कट्टकाली प्रथा के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए ये प्रथा उन सैनिकों के लिए चलाई गई थी जो 12 वर्षीय डोटी अभियान में गए थे तथा 12 वर्षों तक अपने घर नहीं आ सके थे, तथा इस प्रथा में स्त्री को बिना शादी के सैनिक अपने साथ रख सकते थे। मतलब देखिए 12 वर्ष के लिए वो सैनिक वहां गए थे। तो भारती चंद ने देखा जब उन लोगों को अपने परिवार की याद सता रही है, परिवार उनके साथ नहीं है, तो सैनिक काफ़ी परेशान हैं। तो इसी के लिए उसने क्या किया, कट्टकाली प्रथा उसने चलाई। इसके दौरान क्या होगा, जो सैनिक होंगे वो बिना किसी शादी के किसी स्त्री को अपने घर में रख सकते थे। मतलब एक परिवार की तरह, जैसे क्या होगा, जैसे एक परिवार तो उनका, जैसे चंद जैसा जहाँ शासन चल रहा था कुमाऊं वाले क्षेत्र पर, एक परिवार जैसा होता है ना, एक परिवार उन्होंने क्या किया, डोटी अभियान के दौरान एक परिवार जैसा ही उसने, भारती चंद ने एक परिवार के जैसा माहौल बनाने की यहाँ पर कोशिश करता है। तो अब होता क्या है, बिना शादी के क्या होता है, सैनिक अपने साथ यहाँ पर स्त्रियां को रख सकते थे। मतलब कि एक परिवार का जैसा माहौल उसने बनाने की कोशिश की। चलिए ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं फिर क्या होता है। फिर देखिए 12 वर्षीय डोटी अभियान विजय से जब ये सैनिक वापस आए तो उन स्त्रियों तथा उनसे उत्पन्न संतानों को वहीं छोड़ आए, तथा इन्हीं को नायक जाति के नाम से जाना गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये नायक जाति की उत्पत्ति होती है। एक बार शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। होता क्या है, 1437 में भारती चंद का जो, कब? 1437 में क्या हुआ था, भारती चंद ने 12 वर्षीय युद्ध अभियान चलाया था। इस युद्ध अभियान में कुछ सैनिक वहां पर युद्ध लड़ने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? डोटी वाले क्षेत्र पर। डोटी वाले क्षेत्र पर ये लोग जाते हैं तो वो क्या करता है, एक सैनिकों के लिए एक ऐसी कट्टकाली प्रथा होती है, उसकी व्यवस्था करता है। उसके माध्यम से क्या होगा कि जो सैनिक होंगे वो बिना
शादी की स्त्रियों को अपने घर में रख सकते थे और अपना परिवार वहाँ पर बसा सकते थे। अब देखिए क्या होता है, जब ये सैनिक क्या होता है कि वहाँ से वापस आते हैं, मतलब कि डोटी विजय से ये लोग, डोटी विजय देखिए 12 वर्षीय युद्ध में जो भारतीय चंद्र होता है ना वो जीत जाता है। तो ये जब डोटी विजय से वापस आते हैं तो जो सैनिक होते हैं ना, उन सैनिकों ने जो स्त्रियां थी और उनसे उत्पन्न जो बच्चे थे उन बच्चों को वहीं छोड़ आए, अपने साथ लेके नहीं आए। तो जो उनसे उत्पन्न जो संतानें थी और जो जो यहाँ पर स्त्रियां थी और उनसे संबंधित जो संतानें थी उन्हीं को नायक जाति के नाम से जाना गया। तो ये थी नायक जाति की कहानी। लेकिन लक्ष्मी दत्त जोशी इस विचार से सहमत नहीं है। लक्ष्मी दत्त जोशी क्या कहते हैं, लक्ष्मी दत्त जोशी ये कहते हैं कि नायक जो थे वो खस थे। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो ये भारतीय जनता वाली जो कहानी है ये सर्वाधिक मान्य है और अधिकांश विद्वान इसी को ही मानते हैं। अब देखिए नायक जाति, इसके बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसको पढ़ने का। कारण इसको पढ़ने का यही है, समाज में इस जाति को निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा। हुआ क्या, समाज में इस जाति को निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा, जिससे ये जाति समाज में बहिष्कृत की जाने लगी। मतलब कि ये बहिष्कृत जीवन बिताने लगी, मतलब कि समाज से इनको काट कर रखा जाने लगा, समाज से इनको अलग रखा जाने लगा, जिस कारण से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो नायक जाति थी वो समाज में उसका जो स्थान है ना काफी निम्न हो गया, और इस जाति को हम लोग कह सकते हैं उस समय निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा। तो जब ऐसी स्थिति आई ना, तो इसी जो ये मतलब दिक्कत हो गई थी नायक जाति के लिए और उसमें सुधार की आवश्यकता हुई, उसी सुधार को करने, उसी जो उसमें बुराइयां व्याप्त थी उस बुराइयों को दूर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए ही नायक सुधार आंदोलन चलाया गया था। तो ये रही थी दोस्तों नायक जाति की बातें, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो कमेंट कर दें, अगली वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा। फिर देखिए एक बात और, नायक समाज सुधार आंदोलन की दिशा में प्रथम कदम आर्य समाज के द्वारा उठाया गया था। क्वेश्चन दोस्तों अगर बनता है कि नायक समाज सुधार आंदोलन की दिशा में प्रथम कदम किसके द्वारा उठाया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आर्य समाज के द्वारा। और देखिए बाद में जैसे कुमाऊं परिषद जिसकी स्थापना 1916 में होती है, प्रयाग सेवा समिति, सर्वेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी इसके सुधार के लिए अनेक कदम बाद में उठाए गए थे। किस किसके द्वारा, कुमाऊं परिषद, प्रयाग सेवा समिति और सर्वेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो सर्वप्रथम जो इस जाति के लिए जो सुधार के लिए सर्वप्रथम जो कदम उठाएगा वो कौन उठाएगा, आर्य समाज। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट। फिर देखिए नायक जाति की कुप्रथा रोकने हेतु राय बहादुर डॉक्टर मसाल सिंह द्वारा प्रांतीय काउंसिलिंग में एक प्रस्ताव पेश किया गया तथा इसके संबंध में कानून बनाने की मांग की गई। तो देखिए राय बहादुर डॉक्टर मसाल सिंह द्वारा प्रांतीय काउंसिलिंग में एक प्रस्ताव पेश किया गया तथा इसके संबंध में एक कानून बनाने की मांग की गई। वो कानून क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, जो छोटी कन्याएं होती थी उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी। तो इसी को रोकने के लिए और जो वो जाति है उसमें जो भी बुराइयां हैं जिस कारण से वो जाति को समाज में निम्न दृष्टि से देखा जा रहा है, तो जो ये जाति को समाज से काटा गया है, बहिष्कृत कर दिया गया है, इसी को अच्छे लेवल में लाने के लिए, समाज में इनको अच्छा स्थान दिलाने के लिए, तो ये एक कानून बनाने की मांग की गई थी। क्योंकि जब कानून किसी चीज़ के लिए बन जाता है ना, तो कानून बनने का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ के लिए कानून बन जाता है तो अगर उसके खिलाफ अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होती है। तो इस कारण से कानून बनना काफ़ी आवश्यक था। तो देखिए कानून बनता है और कब बनता है, देखिए नायक सुधार समिति का गठन होता है। एक नायक सुधार समिति का गठन होता है, कब होता है, 1924 में। काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए नोट करेंगे। नायक सुधार समिति का गठन कब हुआ था, 1924 में हुआ था। डॉक्टर मसाल सिंह ने एक मांग की थी कानून बनाने की, उसी की दिशा में सर्वप्रथम नायक सुधार समिति का गठन होता है 1924 में। और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कुमाऊं कमिश्नर एन.सी. स्टिफ इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि जो एन.सी. स्टिफ हैं इनका जो कार्यकाल शुरू होता है 1925 से शुरू होता है। आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है, वरना आप लोग कहेंगे 1924 में तो कुमाऊं कमिश्नर था ही नहीं। अरे 1924 में कुमाऊं कमिश्नर नहीं था, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ पदों पर इसको बैठाया गया होगा ना। ऐसा तो है नहीं ब्रिटेन से सीधे लेके आते थे अंग्रेजों को डायरेक्ट यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर बना दिया, ऐसा नहीं। पहले उसको यहाँ पर छोटे पदों पर रखा जाएगा, कुछ काम सिखाया जाएगा, यहाँ की परिस्थितियों से उसको वाकिफ कराया जाएगा, उसके बाद ही उसको कुमाऊं का कमिश्नर बनाया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर लाओ और डायरेक्ट उसको अधिकारी बना दो, ऐसा नहीं। हर किसी का काम का एक्सपीरियंस से पहले देना आवश्यक होता है, उसके बाद ही उसको उस पद पर बैठाया जाता था। तो 1924 में क्या होता है,
नायक सुधार समिति का गठन किया गया, क्वेश्चन बनेगा। उसके नायक सुधार समिति का गठन 1924 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बने, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, NC स्टेप। और 1925 से लेकर 1931 तक NC स्टेप कुमाऊं कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहे थे। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, नायक बालिका रक्षा कानून कब बना। नायक बालिका रक्षा कानून, देखिए यहाँ पर समिति का गठन हो रहा है और यहाँ पर कानून बन गया है। देखिए समिति का गठन 1924 में और नायक बालिका रक्षा कानून कब बनता है, 1929 में। काफी दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। अब देखिए कानून तो बन गया, इस कानून में क्या बातें कही गई, इस कानून में ये बातें कही गई कि 18 वर्ष से जो नीचे की कन्याएं हैं उनसे वैश्यावृत्ति नहीं कराई जाएगी। मतलब कि 18 वर्ष से कम आयु वाली जो कन्याएं हैं उनको वैश्यावृत्ति कराने पर रोक लगा दी गई। लेकिन देखिए ये इसका समाधान नहीं था, ये इसका समाधान नहीं था। बाद में क्या होता है, इसके लिए और भी इसके लिए और भी कार्य किए गए। मतलब कि ये जो समाधान यहाँ पर कानून बनाया गया था ना, तो ये पूर्ण रूप से पूर्ण समाधान नहीं था। बाद में क्या होता है, फिर से इसमें संशोधन किए जाते हैं कानून में और बाद में इस संपूर्ण नायक जाति से वैश्यावृत्ति का अंत हो गया। तो इस प्रकार से जो नायक समाज सुधार आंदोलन था वो सफल हुआ, काफ़ी चरणों में चलता रहा ये। तो इस प्रकार से नायक समाज सुधार आंदोलन और नायक जाति के बारे में जो बात थी मैंने आपको बता दी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए दोस्तों अगला आता है इबर्टसन कांड। ये इबर्टसन कांड कब हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। इबर्टसन कांड होता है 1930 में और मुख्यतः जो ये होता है वो होता है पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोड़ना नहीं। इबर्टसन कांड कब हुआ था, 1930 में। मुख्यतः कहाँ हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में। तो देखिए यह कांड इबर्टसन के विरोध में 18 जुलाई 1930 को हुआ था। अब देखिए थोड़ा सा इस इबर्टसन कांड के बारे में हम लोग जानते हैं कि इबर्टसन कांड था क्या। तो देखिए जिस समय इबर्टसन गढ़वाल लौट रहा था तो सत्याग्रहियों ने कोटद्वार तथा दुगड्डा में उसका रास्ता रोककर विरोध प्रकट किया। कहाँ पर, कोटद्वार और दुगड्डा। कोटद्वार और दुगड्डा कहाँ पड़ते हैं, पौड़ी गढ़वाल में। और उसको काले झंडे दिखाए। फिर देखिए जो ये विरोध जो हो रहा था ना, ये जो जो व्यक्ति थे कांग्रेस के द्वारा इस विरोध को किया जा रहा था। तो कांग्रेस के इस प्रदर्शन से नाराज होकर सरकार ने प्रदर्शनकारी युवकों देखिए जिसमें जो प्रदर्शनकारी थे उनमें प्रताप सिंह नेगी, केशव चंद्र जोशी, गंगादत्त जोशी, कुछ सत्याग्रही थे, उन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। अब जैसे ही पौड़ी की जनता को इन सब बातों का पता लगता है तो 18 जुलाई, कब, 18 जुलाई 1930 को कोतवाल सिंह नेगी एवं भोला दत्त चंदोला के साथ एक विशाल जनसमूह कंडोलिया के मैदान में एकत्रित होता है। देखिए पहले क्या होता है, जैसे कुछ जो युवक थे प्रताप सिंह नेगी, केशव चंद्र जोशी और गंगादत्त जोशी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तारी के विरोध में ही 18 जुलाई 1930 को कोतवाल सिंह नेगी और भोला दत्त चंदोला, कौन, कोतवाल सिंह नेगी और भोला दत्त चंदोला, कोतवाल सिंह नेगी और भोला दत्त चंदोला के साथ एक विशाल जनसमूह कंडोलिया के मैदान में एकत्रित होता है। कंडोलिया का मैदान कहाँ है, ये भी पौड़ी गढ़वाल में ही है। फिर देखिए जहाँ पर इबर्टसन का निवास होता है उसके समीप इबर्टसन विरोधी नारे लगाए गए और उसे काले झंडे दिखाए गए। तो पौड़ी का विरोध प्रदर्शन सबसे बड़ा प्रदर्शन था। फिर देखिए आक्रोशित भीड़ ने इबर्टसन को घेर लिया, वह रास्ता रोकने की भी इसमें कोशिश की गई इबर्टसन का। और इतनी भीड़ को एक साथ देखकर इबर्टसन घबरा जाता है और उन पर नियंत्रण करने के लिए उसने भीड़ पर घोड़े दौड़ा दिए और दाएं बाएं हंटर भी चलवाए। देखिए जो भीड़ थी उस भीड़ पर इबर्टसन के द्वारा घोड़े दौड़ा दिए गए और जो हंटर होता है उस हंटर के द्वारा लोगों को मारा गया। प्रदर्शनकारियों ने भी जवाब देते हुए कंकड़ व पत्थर फेंके, किंतु पुलिस की सहायता से डिप्टी कमिश्नर वहां से बच निकला। पौड़ी पहुंचकर उसने प्रदर्शनकारियों को दंड देने के लिए दमनात्मक कार्रवाई की और इसी के साथ ही कांग्रेस ने अपने संगठित कार्यप्रणाली से आंदोलन को दिशा निर्देशित इसमें किया था। तो ये इस प्रकार का कुछ कांड था, जैसे कि इबर्टसन के विरोध में ही यह कांड हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है इबर्टसन कांड। आपको याद रखना है 1930 में होता है, 18 जुलाई 1930 को यह होता है। चलिए ठीक है, और देखिए कोतवाल सिंह नेगी और भोला दत्त चंदोला, इसमें जो ये इबर्टसन कांड है, जिस कांड जो इसमें जो विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा था तो कोतवाल सिंह नेगी और भोला दत्त चंदोला के नेतृत्व में ही किया जा रहा था। तो देखिए अगला आता है हमारे पास पेशावर कांड, बहुत ही महत्वपूर्ण और आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में डेट पूछ ली गई है, तो आपको याद रखना है पेशावर कांड जो होगा वो होगा 23 अप्रैल 1930 को। अब देखिए ये आंदोलन तो वैसे उत्तराखंड
उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ना ही उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र से इसका कोई संबंध है। ये जो देखिए पेशावर का जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको उत्तराखंड के आंदोलनों में क्यों सम्मिलित करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। वो व्यक्ति कौन है, उनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए पेशावर नामक जो स्थान है ना, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे करके महत्वपूर्ण है कि इनमें से किस आंदोलन का संबंध उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल से नहीं है। भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब, भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब यही है, यह है कि जो उत्तराखंड की धरती पर नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आपने अगर ये नहीं जाना है कि पेशावर कांड कहाँ हुआ था तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये जानना आवश्यक है जो पेशावर कांड जो हुआ था वो पाकिस्तान, पेशावर तो पाकिस्तान में है, तो उसी क्षेत्र पर यह हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड इनमें से कौन सा आंदोलन या फिर कौन सा कांड या फिर कौन सा आंदोलन उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल से संबंधित नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पेशावर कांड। चलिए ठीक है। फिर देखिए पेशावर कांड क्यों हुआ ये जानना महत्वपूर्ण। देखिए भारत में चले सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम सीमा के मुसलमान खान बहादुर अब्दुल गफ्फार खां, खान बहादुर नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खां के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। देखिए पेशावर कांड होने का कारण क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें चल रहा था। तो भारत में चले सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम सीमा के जो मुसलमान थे ना, उन मुसलमानों का जो नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। और ये लोग कहाँ जा रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। देखिए इसमें जो मुसलमान थे इनकी संख्या इसमें अधिक थी, हालांकि कुछ संख्या में इसमें हिंदू भी थे, लेकिन अधिकांश इसमें हम लोग कह सकते हैं 90% से अधिक इसमें मुसलमान ही शामिल थे। अब देखिए इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। और देखिए एक बात और, इस देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसी दौरान नमक कानून भी यहाँ पर तोड़ा गया। जिस समय ना ये जनता यहाँ पर जा रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए, इस समय नमक कानून भी इन लोगों के द्वारा तोड़ा गया था। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में सेनाओं की विभिन्न टुकड़ियां तैनात कर दी। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें संपूर्ण भारत में फैला हुआ था, तो उसी क्षेत्र में यहाँ पर भी कुछ कार्य किए जा रहे थे, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे पेशावर वाले क्षेत्र पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था ना, उसको रोकने के लिए, उस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहाँ पर विभिन्न टुकड़ियां तैनात कर दी। कहाँ पर, पेशावर वाले क्षेत्र पर। इसमें 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिकों की टुकड़ी भी शामिल थी। 2/18, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है। 2/18, जो 2/18 गढ़वाल राइफल का संबंध किस कांड से है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पेशावर कांड से। ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जिस समय पेशावर कांड होगा ना, उस समय अंग्रेज कप्तान कौन रहेगा, तो इस समय यहाँ पर का जो अंग्रेज कप्तान रहेगा वो रहेगा रिकेट। ये भी एग्जाम में आ चुका है, याद रखना है। ये कैसे आया था ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखिए अब होता क्या है, जैसे कि जो वहाँ पर के प्रदर्शनकारी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जा रहे हैं, कहाँ, सत्याग्रह करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसका समर्थन करने के लिए, उसके समर्थन में वहाँ से जा रहे थे। तो देखिए एक प्रदर्शनकारियों का एक बहुत बड़ी हम लोग कह सकते हैं रैली वहाँ से निकल रही थी। और पेशावर का किस्सा खानी बाजार, ये पेशावर का एक किस्सा खानी बाजार है। इस किस्सा खानी बाजार का संबंध भी कुछ हम लोग कह सकते हैं बहुत कुछ इस कांड से है, इस आंदोलन से है। तो ये किस्सा खानी बाजार भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। किस्सा खानी बाजार का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पेशावर कांड से। या किस्सा खानी बाजार कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पेशावर में। तो देखिए हो क्या रहा था, प्रदर्शनकारी जो लोग थे वो किस्सा खानी बाजार में पुलिस चौकी के सामने शाही बाग में एकत्रित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में बहुत सारे प्रदर्शनकारी वहां पर आते हैं। और किस्सा खानी जो बाजार रहेगा, किस्सा खानी बाजार, प्रदर्शनकारी किस्सा खानी बाजार में पुलिस चौकी के सामने, एक पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी के सामने एक शाही बाग था। इस शाही बाग में सारे के सारे वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। समझेंगे इसको, यह है हमारा किस्सा खानी बाजार। इस किस्सा खानी बाजार में यहाँ पर एक पुलिस चौकी है और यहाँ पर एक शाही बाग है। और इसी शाही बाग में क्या होता है, सारे के सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है,
23 अप्रैल 1930 को गढ़वाल राइफल्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाल राइफल्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। हालांकि विभिन्न टुकड़ियाँ पेशावर में एकत्रित की गई थी, लेकिन जो किस्सा खानी जो बाजार रहेगा जहाँ पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लग गया था, वहाँ पर 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाल राइफल को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। कहाँ पर? किस्सा खानी बाजार में। शाही बाग, जो कि किस्सा खानी बाजार में एक पुलिस थाना था, उस पुलिस थाने के सामने एक शाही बाग था, वहीं पर प्रदर्शनकारी क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और विरोध प्रदर्शन अपना करते हैं। और इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए गढ़वाल राइफल्स, कौन सी, 2/18 गढ़वाल राइफल्स को यहाँ पर तैनात कर दिया। फिर देखिए, इस दिन शहर में कांग्रेस का एक जुलूस ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाते हुए जा रहा था तथा खान अब्दुल गफ्फार खान इसका नेतृत्व कर रहे थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए, एक बहुत बड़ा जमावड़ा क्या होता है, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा होता है और खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में यह जो रैली है, यह प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके बाद ही क्या होता है, तत्पश्चात पेशावर के किस्सा खानी बाजार में पुलिस चौकी के सामने हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद ये होता है, जो अंग्रेज कप्तान कौन था, अंग्रेज कप्तान था रिकेट। अंग्रेज कप्तान रिकेट कहता है प्रदर्शनकारियों से कि आप लोग वापस चले जाइए, वापस लौटने को कहा। लेकिन जो भी वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने वापस लौटने को मना कर दिया कि हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। उसके बाद देखिए, जो रिकेट होता है वो क्या कहता है, गढ़वाल सैनिकों के अंग्रेज कमांडर रिकेट ने आदेश दिया गढ़वाली 3 राउंड फायर, मतलब कि गढ़वाल जो 2/18 गढ़वाल राइफल्स है, उसको ये आदेश दिया कि गढ़वाली 3 राउंड फायर, यानी कि 3 राउंड की फायर कीजिए। तभी गढ़वाल राइफल्स के हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली की आवाज़ आती है। कहाँ पर से, जो वो जो सैनिक होते हैं ना, उन सैनिकों के बीच में हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली भी रहते हैं, तो उनकी आवाज़ आती है गढ़वाली सीज फायर, यानी कि कोई भी फायर नहीं करेगा। ये देखिए होता क्या है ना, जब ये एक यहाँ पर से एक बात और समझिए, जो कप्तान रिकेट था ना, यहाँ पर हो क्या रहा था, वो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाह रहा था, हिंदू मुसलमानों को यहाँ पर वो लड़ाना चाह रहा था। और देखिए, जो गढ़वाल राइफल्स थी, वो ऐसे तो है नहीं कि ब्रिटेन से आई थी, वो उत्तराखंड की थी और भारत की थी। मतलब जो उसमें पेशावर का जो क्षेत्र था, वो पूरा का पूरा कहाँ पर था, जो पेशावर है, बांग्लादेश है, पहले भारत का ही हुआ करता था ना। विभाजन तो 1948 में हुआ था। ये घटना कब की है, पेशावर कांड की? ये घटना तो आज़ादी से पहले की है। तो देखिए, तो पहले जो पेशावर का क्षेत्र था वो भारत में ही था। तो जो ये सेना थी, वो सेना कहाँ की थी, भारत की थी। अब देखिए होता क्या है, ये जो रिकेट की चाल होती है वो ये होती है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना और जो भारत के सैनिक हैं उन्हीं के द्वारा जो यहाँ के प्रदर्शनकारी हैं उनको मरवाना। तो जो ये जो जो रिकेट की चाल होती है, इस रिकेट की चाल को गढ़वाली जो चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं, इनको इस चाल का पता लग जाता है और ये जो भी ये योजना बनाया होता है रिकेट, इस योजना को अपने जितने भी सैनिक होते हैं सबको बता देते हैं। कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली। तो जैसे ही आवाज़ आती है गढ़वाली 3 राउंड फायर, तो चंद्र सिंह गढ़वाली कहते हैं गढ़वाली सीज फायर, यानी कि कोई फायर नहीं करेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, गढ़वाली सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोली न चलाकर अद्भुत साहस के साथ देशभक्ति का महान परिचय दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो हुआ क्या था, रिकेट ने आदेश दिया गोली चलाने का और चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने को मना कर दिया। तो यही पेशावर कांड है, यही है पेशावर कांड। और चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, इसलिए पेशावर कांड को हम लोग उत्तराखंड के सिलेबस में भी पढ़ते हैं। तो ये थी इसकी कहानी। तो देखिए, एक बात आपको और याद रखनी है कि देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन ऐसे बनता है, पेशावर कांड के समय चंद्र सिंह गढ़वाली ने किन पर, या फिर जो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो किसके नेतृत्व में हो रहा था, जिन पर की गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान पर जो वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे, उन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा जो कम वहाँ पर हवलदार थे उनके द्वारा गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो उन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे और चंद्र सिंह गढ़वाली आपको याद रखना है। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेशावर कांड के समय चंद्र सिंह गढ़वाली को या फिर जो गढ़वाल बटालियन थी 2/18 उसको गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, कप्तान रिकेट या फिर कमांडर रिकेट के द्वारा यह आदेश दिया गया था। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, जब चंद्र सिंह गढ़वाली से ये पूछा गया कि आपने गोली क्यों नहीं चलाई, जब भाई कप्तान अगर आदेश दे रहा है आपने गोली क्यों नहीं चलाई, तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि उन्होंने कहा हम भारत की रक्षा हेतु सेना में भर्ती हुए हैं, हम भारत की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुए हैं,
न कि निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने के लिए, क्योंकि उस समय जो पेशावर पाकिस्तान था वो भारत में ही संबंधित था। तो न कि निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने के लिए, यानी कि जो भारत की जो भूमि है, जो भारत जो हमारा भारत का क्षेत्र है और भारत के जो लोग हैं, हम उनकी रक्षा के लिए भर्ती हुए हैं सेना में, हम उनको मारने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं। तो ऐसा जवाब वहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने दिया था। लेकिन देखिए बाद में होता क्या है, सैनिकों की इस बगावत के बाद अंग्रेजों ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लेकर भीड़ पर गोलियां चलवा दी। अब देखिए यहाँ पर से सीज फायर तो हो गया था, गढ़वाली जो सैन्य बटालियन थी 2/18 उसने तो मना कर दिया बिल्कुल ही, लेकिन उसके बाद जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज जो अधिकारी होते हैं, कुछ अंग्रेज सैनिक भी होंगे वहाँ पर, तो उनके द्वारा क्या किया गया, जो राइफल्स थी, जो गन थी, उनके द्वारा जो वहाँ पर लोग थे उन पर गोलियां चला दी और हजारों लोग, जो सैकड़ों लोग इसमें मारे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो पेशावर कांड है हमारा, तो इस प्रकार आज आप लोग बहुत डीपली मैंने आपको बता दिया है, हर एक घटना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए इस घटना के बाद गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि उन्होंने बगावत की थी, और बगावत की थी तो इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया, तथा मुकदमे की पैरवी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, पेशावर कांड के समय जो गढ़वाली बटालियन थी उन पर जो मुकदमा चलाया गया था, उस मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और देखिए मुकुंदी लाल, एक बात देखिए, 2/18 गढ़वाल राइफल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 2/18। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पेशावर कांड के समय किस बटालियन ने जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2/18 गढ़वाल राइफल्स। और मुख्यतः जो नाम आएगा चंद्र सिंह गढ़वाली का। चलिए ठीक है, फिर देखिए 13 जून 1930 को चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक ठहराते हुए काला पानी की सजा दी गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काला पानी की सजा इनको दी गई थी कब? 13 जून 1930 को। क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने वहां पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। फिर देखिए पेशावर कांड का नायक या फिर पेशावर कांड का हीरो हम लोग कह सकते हैं, नायक कह सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बार बार बनता है, पेशावर कांड का नायक कौन था? तो ये थे चंद्र सिंह गढ़वाली। अब देखिए यहाँ पर से एक क्वेश्चन और बनता है, चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था? जिस समय देखिए पेशावर कांड जिस समय हुआ था ना, उस समय इनका नाम चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेशावर कांड के समय चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम था चंद्र सिंह भंडारी। जिस समय पेशावर कांड होता है ना, इस पेशावर कांड के बाद महात्मा गांधी ने इनको गढ़वाली उपनाम दिया था। किसको? चंद्र सिंह भंडारी को महात्मा गांधी के द्वारा चंद्र सिंह भंडारी को गढ़वाली की उपाधि दी जाती है। कब? पेशावर कांड के बाद। उसके बाद ही ये चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम किसने दिया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। चलिए ठीक है, महात्मा गांधी ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर इनको गढ़वाली की संज्ञा दी या गढ़वाली उपनाम दिया। चलिए ठीक है, फिर देखिए पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है एग्जाम में कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। कहीं जवाहरलाल नेहरू मत लगाना, मोतीलाल नेहरू हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए दोस्तों पेशावर कांड की घटना ने गढ़वाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूती प्रदान की। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूती किसने प्रदान की? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पेशावर कांड ने। फिर देखिए एक बात यहाँ पर से और महत्वपूर्ण है, पेशावर कांड में कुल 39 व्यक्तियों 2 बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, 39 व्यक्तियों को, देखिए पेशावर कांड में कुल 39 व्यक्तियों को कोर्ट मार्शल कर फौज से निकाल दिया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, कभी कभी डाटा एग्जाम का पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है पेशावर कांड में कुल कितने व्यक्तियों को कोर्ट मार्शल कर फौज से बाहर निकाल दिया गया। हम लोग बात कर रहे हैं 2/18 गढ़वाल राइफल्स की। तो इसमें से 39 जो व्यक्ति थे उनको कोर्ट मार्शल कर फौज से बाहर निकाल दिया गया। जो भी व्यक्ति थे उनको वहां पर से बाहर निकाल दिया गया, सबको किसी को सजा दी गई, किसी को काला पानी की सजा दी गई और उनको फौज से निकाल दिया गया। फिर देखिए एक नाम आया था ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। काफी काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम बन चुका है, सीमांत गांधी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतदार, खुदाई में यहाँ पर लिख देता हूँ, खुदाई खिदमतदार आंदोलन से संबंधित थे। खुदाई खिदमतदार आंदोलन से इनका संबंध है। और इनके बारे में देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको और डिटेल में ये समझा दूंगा।
तो देखिए सीमांत गांधी आपको याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार का। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग हमारे एफबी पेज से जुड़ जाइए, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ में व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। एक बात आपसे हमेशा कहता हूँ, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही पूरा वॉच करते हैं। मैंने ये देखा है ना, आप लोग वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है, पता नहीं क्या है आपको। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है। बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, वो सब आपकी मिस हो जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जाती है, कुछ चीज़ समझाई भी जाती हैं, जिनको मैं आपको बीच बीच में नोट कराता रहता हूँ। तो एफबी फेसबुक पेज से आप हमारे ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और साथ में कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया कीजिए, व्हाट्सअप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर ही करता हूँ। आप कुछ भी कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।